अरे दोस्तों, आज हम इस सीरीज में जो कुछ एग्जाम में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, इसमें हम अनुच्छेद 148 तक लोग की इसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक ना। तो देखिएगा, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहले तो ये याद रखिएगा कि संविधान जिस टाइम हम लोग का बना उस टाइम कितना अनुच्छेद था, तो 395 अनुच्छेद था। याद रखिएगा 8 अनुसूची थे, ठीक ना। तो अभी की बात किया जाए तो अभी जो संविधान जो हम लोग का है उसमें कितना अनुच्छेद है, तो याद रखिएगा 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद है, लेकिन इसमें इसका सब पार्ट बनाया गया है, जिसके कारण याद रखिएगा करीब 424 अनुच्छेद बनते हैं। और अनुसूची की बात करें तो 12 अनुसूची बनते हैं, ध्यान रखिएगा। और 22 भाग है। 22 भाग उस टाइम थे, लेकिन अभी जो है वह 24 भाग है संविधान के अनुच्छेद में, याद रखिएगा। और हमारा संविधान जो है वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, याद रखिएगा। और इसके बनने में टाइम कितना लगा संविधान को बनने में, तो याद रखिएगा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। तो चलिए देखते हैं संविधान के भाग से कुछ संबंधित है। देखिए, संविधान के भाग 1 के तहत जो है वो इसमें 1 से 4 तक आता है, जिसमें राज्यों के जो संबंधित है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है। जिसमें देखिए पहला है अनुच्छेद 1। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 1 जो है, अनुच्छेद 1 याद रखिएगा अनुच्छेद 1 जो है किससे संबंधित है, तो इसमें अनुच्छेद 1 में भारत के राज्यों को संघ के रूप में बताया गया है। अनुच्छेद 1 में जो है वह भारत को राज्यों के संघ के रूप में दर्शाया गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 2 में जो है वह क्या दिया गया है, तो राज्यों के निर्माण जो नए राज्यों का निर्माण होता है और उसके स्थापना से संबंधित जो है, ठीक ना, उसके बारे में अनुच्छेद 2 में दर्शाया गया है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 3 की बात करें तो अनुच्छेद 3 में क्या है, जो नए राज्यों का निर्माण होता है या उसके क्षेत्रों का जो वृद्धि होता है उसको दर्शाने के लिए अनुच्छेद 3 के तहत वो क्षेत्र दर्शाया जाता है, ध्यान रखिएगा। बात करें संविधान के भाग 2 में, तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता को दर्शाया गया है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक लेके जो होती है उसमें नागरिकता को बताया गया, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं संविधान के भाग जो 3 है। संविधान के भाग 3 को पहला तो सबसे पहला याद रखिएगा, इस संविधान के भाग 3 को जो है वह संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा। संविधान के भाग 3 को ही संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या आता है, तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं, याद रखिएगा। और इसमें संविधान के मौलिक अधिकार में जो है वह अनुच्छेद 12 से 35 तक ले जो है मौलिक अधिकार को इसमें अधिसूचित किया गया है, याद रखिएगा। अब चले भाग 4 में, तो भाग 4 की बात करें तो 36 से 51 तक इसमें आते हैं, याद रखिएगा। लेकिन भाग 4 में नीति निर्देशक है, लेकिन जब भाग 4 की पहली बार बात करें, 4 के क में बात करें तो उसमें कौन है, तो याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य। एक बात सबसे ज़रूरी याद रखिएगा कि जिस टाइम संविधान बना उस टाइम हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में याद रखिएगा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आएगा, तो याद रखिएगा। तो संविधान के 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। लेकिन अभी हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य है, याद रखिएगा। 10 मौलिक कर्तव्य है जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के जोड़ा गया, लेकिन जो एक मौलिक कर्तव्य है वह 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा को दर्शाया गया है, ठीक ना, तो याद रखिएगा। अब देखिए, और आगे की बात करें तो 51 तक ले, तो यहाँ पे हो गया मौलिक कर्तव्य, ध्यान रखिएगा। 51 के ए में जो है वह मौलिक कर्तव्य आता है। और बात करें राष्ट्रपति की, तो देखिए अब राष्ट्रपति का जो है यह 52 से लेके 143 के बीच जो है वह राष्ट्रपति का आता है, ठीक ना। राष्ट्रपति से संबंधित जो है राष्ट्रपति के पद हो गया, शक्ति हो गया, निर्वाचन हो गया, उनसे संबंधित महायोग हो गया, क्या क्या उनके पास शक्ति जो है वो सबको दर्शाने के लिए। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 52 जो है, अनुच्छेद 52 के तहत भारत में जो है वह राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 53 की बात करें तो अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति को शक्ति और कार्य प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा। यदि कोई भी व्यक्ति पहले पद धारण करता है तो उसके बाद उसको शक्ति दिया जाएगा, वैसे ही थोड़ी ना उसको पद दे दिया जाएगा, उसके बाद उसको शक्ति मिलता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 54 के तहत जो है उनका निर्वाचन होता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 56 के तहत इसमें एक छूट रहा है, अनुच्छेद 56। तो अनुच्छेद 56 जो है वह उनकी जो कार्य जो होती है 5 साल की जो कार्य अवधि होती है उसको दर्शाया गया है अनुच्छेद 56 में, ये भी ध्यान रखिएगा।
और अनुच्छेद 61 में देखिए, अनुच्छेद 61 के तहत जो है वह महाभियोग उन पर लगाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, महाभियोग की प्रक्रिया जो है वह राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। वह जरूरी नहीं है कि लोकसभा में ही हो। याद रखिएगा कि यह लोकसभा संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो अभिक्रिया होती है वह लगाया जा सकता है। याद रखिएगा, और राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति होती है तो उसमें कौन कौन से भाग लेते हैं, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, और विधानसभा के जितना सदस्य होते हैं वो सभी इसमें भाग लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा। चलिए 61 ये महाभियोग तो बता दिया गया है। और चलिए अनुच्छेद 72 की बात करें तो अनुच्छेद 72 के तहत जो है वह राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। यानी इसमें कोई व्यक्ति जो किसी को दंड यानी कि मृत्यु दंड दिया गया है, ठीक ना, और फांसी की सज़ा दिया गया है तो उसको शक्ति को परिहार किया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति जो है वह उसकी शक्ति को क्षमादान पूरी तरह से कर सकते हैं, या उसके जो क्षमा उसको कर सकते हैं, उसके जो दंड है उसको परिहार कर सकते हैं। मान लीजिए कि 15 साल का उसको सज़ा हुआ है उम्र कैद में, तो उम्र कैद की सज़ा को वह कुछ लिमिटेड टाइम के लिए कर सकते हैं। तो याद रखिएगा क्षमादान की शक्ति जो है वह राष्ट्रपति को 72 के तहत दिया गया है। ध्यान रखिएगा, लेकिन याद रखिएगा मृत्यु दंड से संबंधित जो शक्ति है वह सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति के पास मात्र है। लेकिन राज्यपाल को मृत्यु दंड से संबंधित जो क्षमादान की शक्ति है वह प्राप्त नहीं है। ध्यान रखिएगा। चलिए अनुच्छेद 85 की बात करें तो अनुच्छेद 85 के तहत जो है वह लोकसभा का विघटन होता है। याद रखिएगा, ठीक ना, लोकसभा का विघटन करने का जो होता है वह अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है। एक अनुच्छेद ये भी याद रखिएगा 79, 80 और 81। ध्यान रखिएगा 79, 80 और 81 जो है वह सरला, याद रखिएगा 79 हो गया 100, 80 हो गया 100 र और 81 हो गया ला, मतलब सरला। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हो गई, तो याद रखिएगा लोकसभा के विघटन जो है वह अनुच्छेद 85 के तहत हो गया। और अनुच्छेद 123 के तहत जो है वह राष्ट्रपति को, मान लीजिए जिस टाइम वह देश में अध्यादेश यानी कि कोई बैठक नहीं हो रहा है उस टाइम यदि मान लीजिए राष्ट्रपति को यह लगता है कि देश के भलाई के लिए अध्यादेश, कोई नया कानून बनाने के लिए अध्यादेश जारी करने का अधिकार उनके पास होता है। याद रखिएगा अनुच्छेद 123 के तहत जो है वह राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 143 के तहत जो है वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। याद रखिएगा, लेकिन वह सलाह ले सकते हैं, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता है। यदि उनका मन होगा तो वह सलाह मानेंगे, और मन नहीं होगा तो वह सलाह उनका मानना उनके वक्तव्य पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखिएगा। अब बात करें उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति से देखिए 63 और 64। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 63 के तहत जो है वह भारत में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है, और 64 के तहत जो है यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का सभापति होता है। भले ही राज्यसभा का सभापति है, लेकिन इनको जो किसी भी जो निर्वाचन होता है उसमें इनको निर्वाचन करने का अधिकार नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, मात्र नाम मात्र के लिए यह होते हैं। याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की बात करें तो अनुच्छेद 74 के तहत यह बताया गया है कि मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 74 के तहत जो है वह मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 75 में जो है यह मंत्रिपरिषद के एक मेन सदस्य, एक मेन नेता होते हैं, ठीक ना, तो उनको ही प्रधानमंत्री के तौर पे अनुच्छेद 75 में व्यवस्था किया गया है। ध्यान रखिएगा। देखिए 79, 80 और 81 ये तीनों जो अनुच्छेद है वह संसद से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, यदि अनुच्छेद 79 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 79 में संसद आएगा, 80 की बात किया जाए तो राज्यसभा आएगा, और 81 की बात किया जाए तो इसमें लोकसभा आ जाएगा। ध्यान रखिएगा। सरला, ध्यान रखिएगा सर ला, सरला से हो गया, स से हो गया संसद, र से हो गया राज्यसभा, ल से हो गया लोकसभा। याद रखिएगा कि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। यदि पूछा जाए कि मंत्रिपरिषद जो है वह किसके प्रति जिम्मेवारी होते हैं, कार्य के प्रति जिम्मेवारी होते हैं, तो याद रखिएगा मंत्रिपरिषद जो है वह लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि बात किया जाए अनुच्छेद 100 की, तो अनुच्छेद 100 में जो है वह जो इसमें अध्यक्ष का निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। और अनुच्छेद 100 में ये भी आता है कि जो बांग्लादेश के शरणार्थी थे, ठीक ना, तो उससे भी जो उनका क्षेत्र विवाद जो था उससे भी संबंधित होती है। याद रखिएगा अध्यक्ष का निर्णायक मत देने की इसमें शक्ति भी होती है, ठीक ना। 105 की बात करें तो संसदीय विशेषाधिकार इनको प्राप्त होता है, ठीक ना। 105 में जो है संसदीय विशेषाधिकार इसमें प्राप्त होता है।
अनुच्छेद 108 की बात करें तो संयुक्त अधिवेशन, इसके तहत जो है संयुक्त, यदि किसी दोनों सदन में मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा में कोई बैठक है, कोई मुद्दा है और उसको यानी कि सही तरह से सुलझाया नहीं जा रहा है, तो उसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अनुच्छेद 108 के तहत वह एक संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाए। याद रखिएगा, जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसको बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा वो, ठीक ना। उसके बाद जो है उसका यानी कि उसको ख़त्म कर सकते हैं अधिवेशन को, ठीक ना। लेकिन याद रखिएगा, जो संसद बुलाया जाता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं, ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक ना। तो 108 के तहत हो गया संयुक्त अधिवेशन। 110 अनुच्छेद 110 के तहत जो है वह धन विधेयक की व्यवस्था की गई। याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 110 में जो है वह धन विधेयक की व्यवस्था की गई है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त विधेयक की व्यवस्था की गई है, ध्यान रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 112 की बात किया जाए तो दोनों देखिए बजट से संबंधित इसमें है, तो अनुच्छेद 112 का संबंध बजट से है, ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 116 जो है वह लेखा अनुदान से संबंधित है। लोक लेखा समिति जो आती है वह लेखा अनुदान का कार्य करने का कार्य करता है। तो याद रखिएगा, लोक लेखा समिति जो है वह केंद्र और राज्य दोनों का यानी कि लेखा अनुदान का कार्य करते हैं, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 117 की बात करें तो अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अब सर्वोच्च न्यायालय। तो अनुच्छेद 124 के तहत जो है वह सर्वोच्च न्यायालय की भारत में व्यवस्था की गई है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय है, जबकि 214 के तहत जो है वह राज्यों में जो उच्च न्यायालय होती है उसकी व्यवस्था की गई है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 131 के तहत जो है यह पूल इनके पास जो है मूल आरंभिक जो है अधिकार इनके दिया गया है। कुछ इनके मान लीजिए 124 के तहत तो इनकी पहले स्थापना किया गया, ठीक ना। फिर 131 के तहत जो है इनको कुछ अधिकार दिया गया जिससे यह कुछ अपने अधिकार का प्रयोग कर सके किसी क्षेत्र में, ठीक ना। और अनुच्छेद 37 की बात करें तो न्यायिक पुनरावलोकन, यदि किसी मुद्दा पे सुप्रीम कोर्ट कोई यानी फैसला दे देते हैं, ठीक ना, तो उस फैसला को यानी पुनः से विचार करने के लिए अनुच्छेद 137 के तहत उनके पास यह अधिकार है, ध्यान रखिएगा। तो न्यायिक पुनरावलोकन का भी उनके पास अधिकार है। कोई फैसला दे देते हैं फिर भी उनको लगता है कि नहीं, इस पर फैसला पुनः से अति होना चाहिए, संशोधित होना चाहिए, तो याद रखिएगा इनके पास वो अधिकार है, ध्यान रखिएगा। चलिए अनुच्छेद 143 की बात करें तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट से, याद रखिएगा तो पहले ही हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने के लिए राष्ट्रपति ले सकते हैं सलाह, लेकिन उसको मानने के लिए ये बाध्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। बात करें अब आगे आते हैं। देखिए तो अनुच्छेद 76 की बात किया जाए तो इसमें महान्यायवादी से संबंधित है। महान्यायवादी को जो है भारत का एकदम सबसे उच्च अधिकारी, कानून अधिकारी के रूप में याद रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 76 के तहत जो है महान्यायवादी आता है, जबकि अनुच्छेद 148 के तहत जो है वह कैग आता है, कंट्रोलर एग्रीकल्चर जनरल आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल आता है, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 148 के तहत याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो अनुच्छेद महत्वपूर्ण अनुच्छेद में आज इतना ही, फिर दूसरा एक लेक्चर बनाएंगे, उसमें पूरे इसमें शामिल कर लेंगे। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।